पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज, I'm your host फराज दरवेश। आप सब हजरात का और सब उन हजरात का खासकर जिन्होंने हमें अपनी आरा भेजी, जिन्होंने हमें अपने सवालात भेजे। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो हमें लिस्ट दे रहे थे कि आप इन स्पीकर्स को, इन हजरात को एज ए मेहमान बुलाएं और इनका तज्जिया लें, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की लिस्ट थी। और आज हमारे साथ उसी लिस्ट में से एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप सहाफ़ी रहे, आप पाकिस्तान के सफ़ीर रहे अमेरिका में, और बड़े कठिन वक्त में सफ़ीर रहे, और जिस तरह आपने पाकिस्तान को डिफेंड किया उन कठिन औकात में, वाकई वो काबिल सताइश है। आप कई किताबें लिख चुके हैं। वो आपकी किताबों की वो यकीनी तौर पे तनकीद भी होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि स्कॉलर की रिसर्च वर्क नज़र आता है। हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, उससे आप बेशक डिसएग्री करें, लेकिन वो अपना एक जो उनकी रिसर्च है वो सामने रखते हैं। उन्हीं में से उनकी जो एक हालिया किताब है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, उसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, मेरा इशारा बिल्कुल पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब की तरफ है। आइए आज चल के इनसे गुफ्तगू करते हैं। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया। और मैं डायरेक्ट सवालात से स्टार्ट करता हूँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में के हवाले जब आप बात करते हैं तो दहशतगर्दी का जिक्र बड़ा आता है। आप हिंदुस्तान में जब बात करते हैं तो आप हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्द खुले घूम रहे हैं, इनके हवाले से गुफ्तगू होती है। आपकी काफ़ी क्लोज रिलेशन रही, आप क्योंकि एम्बेसडर थे, तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ आपकी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रही। तो आपकी राय में क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी हाफिज सईद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी के सारे जो ग्रोह हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान एतराज़ करता है कि जी ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और यही लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर जो है जो दहशतगर्दी हो रही है उसके मास्टरमाइंड हैं, यही वो लोग हैं जो नैरेटिव हिंदुस्तान के खिलाफ जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो क्या वजह है? क्या नेशनल एक्शन प्लान के बाद क्या कैपेसिटी का इशू है, या अभी तक हम उनको एसेट समझ रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? साहब, बड़ा लंबा सवाल है, लेकिन सवाल बड़ा मुख्तसर सा यूं हो सकता था कि पाकिस्तान अब तक दहशतगर्दी से निजात हासिल क्यों नहीं कर सका, और पाकिस्तान की रियासत का क्या किरदार है इस मामले में। मेरी पहली किताब इसी मौजू पर है। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से एक इनसिक्योर स्टेट के तौर पर उभरा है। बहुत ही जल्दबाजी में तकसीम हुई बरे सगीर की। पाकिस्तानी रियासत को सिर्फ 17% वसाइल मिले, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के 20% आबादी मिली, लेकिन 33% फौज पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। तो पाकिस्तान के लिए पहले ही दिन ये मसला था कि इतनी बड़ी फौज को पाले कैसे। इसी फौज को पालने के लिए पाकिस्तान ने मगरिब से मुआहदे किए, अमेरिका को जाकर बावर कराया कि हम कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी फौज आपको पेश करेंगे अगर आप इसका खर्चा बर्दाश्त कर लें। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने सोच ये बनाई कि पाकिस्तानी कौम की मुख्तलिफ इकाइयों को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि 1948 ही में बंगाल में बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि बंगालियों को ये लगने लगा था कि उन पर उनकी सकाफत को मिटाया जा रहा है पाकिस्तान के नाम पर। तो उन्होंने जब कहना शुरू किया कि भाई हम पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, हमें भी हमारा हिस्सा दो, तो पाकिस्तानी फौज ने एक फार्मूला बना लिया जो ये था कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर इकट्ठा रखा जाएगा। और उसके लिए बाज़ ग्रोहों को कई साल से तैयार किया जाता रहा। फिर जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आ गया तो अमेरिका भी कायल हो गया कि किसी तरह से पाकिस्तान की कैपेसिटी में इजाफा किया जाए, इर्रेगुलर वॉरफेयर की कैपेसिटी। इर्रेगुलर वॉरफेयर ये है कि बाकायदा तनख्वाहदार सिपाहियों की बजाय कुछ ऐसे लोगों को जो जज्बात की वजह से, नजरियात की वजह से लड़ने के लिए आमादा हों, उनको मुतहर्रिक कर दिया जाए और उनकी पूरी जिम्मेदारी भी कबूल ना की जाए। अफगानिस्तान का तजुर्बा कामयाब हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने वही सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कश्मीर के लिए और भारत के साथ अपनी फौजी बराबरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब मैं बात करता हूं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी खत्म करनी चाहिए, तो एक तो आपकी मैं करेक्शन करूं, क्योंकि आपने फरमाया कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को दहशतगर्द समझा जाता है, नहीं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में उनको दहशतगर्द समझा जाता है। हाफिज सईद साहब को अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द करार दे चुकी है। जैश मोहम्मद को और मसूद अजहर साहब को करार देने से अब तक अगर रोका गया है तो वो इस वजह से कि चाइना वीटो कर देता है पाकिस्तान के कहने पर। तो ये पाकिस्तान के हीरो हैं और बाकी सारी दुनिया की नजर में ये दहशतगर्द हैं। और मेरा कहना यह है कि अगर पाकिस्तान को दुनिया का हिस्सा रहना है तो हम दहशतगर्दों को पाल कर और उनकी इज्जत अफजाई करके दुनिया का
बाइज्जत तरीके के साथ हिस्सा नहीं रह सके। ठीक है, ठीक है हक्कानी साहब, मैं जरा सवाल को थोड़ा सा मुख्तलिफ पैराए में लेके जाता हूँ। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान बना, पाकिस्तान का जो इंटरनल डॉक्ट्रिन था वो खुद रिवाइज हुआ कियानी साहब के ज़माने में, और उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो असली दुश्मन है वो अंदर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जो है एक नैरेटिव तब्दील हुआ, और ये सारे जो हजरात जिनके हमने नाम लिए, हाफिज़ सईद, मसूद अजहर, ये सब के सब वो लोग हैं जो कि टीटीपी से हमदर्दियाँ करते रहे, इनसे नेगोशिएशन की बात करते रहे, इनको अपना भाई कहते रहे, इनकी नमाज जनाजा पढ़ाते रहे। हाफिज़ सईद साहब ने वो भी है कि नमाज जनाजा पढ़ाई, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब नेशनल एक्शन प्लान बन गया, उसके बाद तो उम्मीद ये थी कि ये सब हजरात का खात्मा होगा, ये खुल्लम खुल्ला यहाँ दंदनाते नहीं घूमेंगे, लेकिन आज भी वो दंदनाते घूम रहे हैं। तो अब क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, अब क्यों घूम रहे हैं वो? आपकी उम्मीद थी ना, अक्लमंद लोगों की नहीं थी, बुरा ना मानिएगा। मसला ये है कि पाकिस्तान का एक बयानिया बन गया है जो हम पाकिस्तानी आपसी में बात कर करके खुश होते रहते हैं, और बाज बातें हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है दुनिया को मुतमईन करने के लिए। हमने मसलन 1992 में पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा था, 1992 में पहली बार कहा था कि भाई आप ये दहशतगर्द करें। हमने कहा जी इंशाल्लाह। उसके बाद से हम हमेशा यही इंशाल्लाह कहते रहते हैं। कभी उस इंशाल्लाह को नेशनल एक्शन प्लान का रंग दे देते हैं, कभी उसको स्वात ऑपरेशन का रंग दे देते हैं। बुनियादी बात यह है कि फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात को अभी तक तस्लीम नहीं किया कि हर दहशतगर्द ग्रोह को खत्म करना पाकिस्तान के मफाद में है। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का खेल जो है वो पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3.5 दहाइयों से खेला जा रहा है, और वो हम खेल बंद करने को तैयार नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या वजह है, उसका सादा सा जवाब ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इन सब को बंद करे, क्योंकि उसके ख्याल में इनको साथ रखने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि भारत जो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है और इक़्तिसादी तौर पर 20 गुना बड़ा है, उसका मुकाबला करने के लिए ऐसे लोग कारआमद होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो ये समझते हैं, जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, अस्करी करता धरता, वो ये समझते हैं कि हम जो थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे लिए मुश्किल बनते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला करते हैं, उनको हम मार सकते हैं बगैर इनको मारे। तो हाफिज सईद को डांटते हैं कि भाई तुमने क्यों नमाज जनाजा पढ़ाई टीटीपी वालों की, लेकिन टीटीपी वालों को मारते हैं। कुछ लोगों को समझते हैं कि वो सिर्फ डांट से ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो सकेंगे। तो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होने का सबब यह है कि पाकिस्तान का जो आला तरीन ताकतें हैं वो उस नेशनल एक्शन प्लान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का पहले ही दिन से कोई इरादा नहीं रखती। ठीक है हक्कानी साहब, बिल्कुल इसमें तो मैं आपसे काफ़ी हद तक एग्री करूंगा, और मैं अब दूसरी तरफ जाऊंगा। और आपको जब भी सुनते हैं, और जब एक दफ़ा आपसे मुलाकात भी हुई, जब आप मसाइल को जो है पेश करते हैं पाकिस्तान का, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो और दीगर मसाइल, और आप समझाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा एक बड़ा भाई, एक तो खैर शायद हम कराची से हैं, पाकिस्तान से, तो एक अपनाइयत का तो एक अंसर वैसे ही है, और आपसे सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा लगता है वाकई हमारा एक बड़ा भाई बैठकर हमें टीच कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन जब अपने इस बड़े भाई को देखते हैं इंडियन प्लेटफॉर्म पे, और उधर जो है आप कश्मीर की गुफ्तगू नहीं करते, और बड़े पाकिस्तानियों को ये गिला है। मैं बिल्कुल करता हूँ, मगर मैं दूसरी गुफ्तगू करता हूँ, मैं वो गुफ्तगू करता हूँ जो आपको शायद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर का मसला इस वक्त उन मसाइल में से है जो ला यनहल है, और क्योंकि वो इस वक्त फौरी तौर पर ला यनहल मसला है, इसलिए उसको वो तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाइयों को एक कौम बनाने के लिए दी जाती है। देखिए, ताइवान को चीन अपना हिस्सा समझता है, और समझता है कि ताइवान को कानूनी तौर पर चीन में शामिल होना चाहिए, लेकिन ताइवान में एक हुकूमत कायम है। ताइवान की जो हुकूमत थी वो बहुत अरसे तक अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहती थी, अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करता था। जब अमेरिका ने चीन को तस्लीम किया, अवामी जमहूरियत चीन को, तो चीन ने ये कहा कि आप ताइवान को अलग मुल्क समझना बंद कर दें। अमेरिका ने आज कहा बिल्कुल ठीक है, हम उनको अलग मुल्क नहीं समझेंगे, लेकिन आप उनसे लड़ाई भी नहीं करेंगे, और आप जबरदस्ती उनको अपने मुल्क का हिस्सा बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वो मुआहदा होने के बाद आज तक चीन ने ना ताइवान पर अपना जो हक है वो इनकार किया है उसका कि नहीं ये हमारा हक नहीं रहा, लेकिन ना ही वो उसके लिए लड़ता है, ना ही वो वहां पे धमाके कराता है, ना ही वो वहां पे कोई जिहाद कराता है कि हमें ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहिए। कश्मीर मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि 4 जंगें करने के बाद और कई साल तक वहां पे
पंजाब से लोगों को तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को भेजने के बाद अगर हम कश्मीर को नहीं हासिल कर सके तो शायद फौरी तौर पर उसको हासिल ना कर सके, और अगर फौरी तौर पर हासिल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करें, जो कायदे आज़म भी चाहते थे, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वैसे होने चाहिए जैसे अमेरिका और कनाडा के। आपके इल्म में शायद ये बात ना हो कि आज भी कनाडा और अमेरिका के दरमियान 9 तनाज़े ऐसे हैं जो हल नहीं हुए थे, लेकिन रोज तो पंगा नहीं लेते ना। तो लेकिन हक्कानी साहब ये तो कौम ठंडा होना पड़ेगा, और ये जो हमारी एक खुशफहमी है कि हम सिर्फ अपने घर पे शोर मचाकर किसी तरह कश्मीर हासिल कर लेंगे, इस खुशफहमी को दूर किया जाए। ये मेरे ख्याल में एक मुहिब्बे वतन का नुक्ता नजर है, और काश पाकिस्तानी इस पर गौर करना शुरू करें कि हमारे शोर मचाने से कश्मीरियों को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा होता है, जो दहशतगर्दों की तरफ से भी होती हैं, लेकिन हक्कानी साहब ये तो दोनों तरफ से ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना। अगर हम वहां कराते हैं तो आप उधर भी तो बात करें कि जी कुलभूषण यादव भी पकड़ा जाता है अफगानिस्तान के जरिए से। अब तो बरामदाग बूटी के हवाले से खुल्लम खुल्ला रॉ की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में नजर आ गई है ना, क्योंकि बलूचिस्तान तो सेटल्ड एरिया है, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मेरा ये इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान सेटल्ड एरिया है, हालांकि बलूचिस्तान के अवाम में कभी भी बलूचिस्तान फुली सेटल्ड एरिया नहीं रहा। आपको शायद पता हो कि 1948 में, मार्च 1948 में कलात की रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी, और उसके फौरन बाद वहां जंग शुरू हो गई थी, फिर उस एक मुआहिदा हुआ, फिर दूसरा हुआ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर कुछ ये जो आप कह रहे हैं दो हाथों से ताली, तो दोनों हाथों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन इसमें यह भी समझना होगा कि हमसे कहां सच बोला जा रहा है और कहां सच नहीं बोला जा रहा। पाकिस्तानी कौम को बहुत सारी बातें झूठी बताई जाती हैं। आज तक पाकिस्तानी कौम 1965 की जंग में अपनी कामयाबी और फतह का जश्न मनाती है। सारी दुनिया की किताबें उठा के देख लीजिए, आप सैन फ्रांसिस्को एरिया में रहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाइए और कोई भी अच्छी सी किताब उठा लीजिए जो किसी अमेरिकन ने लिखी हो, अंग्रेज ने लिखी हो, चीनी ने लिखी हो, जापानी ने लिखी हो, और अगर आपको वो जबानें आती हैं, दुनिया भर का जो बयानिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान उस जंग में कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने उसकी इसीलिए पाकिस्तान को मुआहदा करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात पता नहीं है। तो इसी तरह से मैं आपसे कहता हूं कि कुलभूषण यादव अगर हैं, मैं तो पाकिस्तान में अब नहीं रहता, अगर मैं पाकिस्तान में रहता होता शायद मेरे पास कोई जराए होते तो मैं मालूमात कर लेता कि, लेकिन हक्कानी साहब मालूमात की क्या जरूरत है, बरामदाग बुट्टी के जरिए तो वो खुल्लम खुल्ला शामिल है। और अब आपने 1965 की वॉर की बात की, उसमें हिंदुस्तान को ये भी नहीं बताया जाए ना कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। पाकिस्तान ने जो कुछ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और दीगर जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जो दीगर हुए थे, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में पाकिस्तान ने की थी। उसका जवाब तो सियालकोट पे दिया गया जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर था। आवाज ऊंची कर लेंगे तो उससे हकायक तो नहीं बदल जाएंगे ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैं पाकिस्तानी भाइयों को सारा वक्त समझाता रहता हूँ वो यही है कि अपने बयानिए में इतना ना खो जाएं कि आप दुनिया की बात सुनना बंद कर दें। और इस वक्त पाकिस्तानियों को अपने बारे में जिस किस्म की मालूमात हासिल हैं, और जब से ये पाकिस्तानी टेलीविजन शो शुरू हुए हैं तो पाकिस्तानियों को अपनी ही कहानी बार बार और दोहराई जाती है। थोड़ा सा वो जो अहमद फैज ने अपनी दुआ के अंदर मिसरा कहा था कि क्या नाम उसका, जुर्रत तहकीक मिले, कि लोगों को कुछ जुर्रत तहकीक तो मिले। कहानियां हमें सुना दी जाती हैं। हुआ ये था कि हमने एक ऑपरेशन शुरू किया ये सोचकर कि वो ऑपरेशन कश्मीर तक महदूद रहेगा, और वो ऑपरेशन फैल गया, और जब वो फैल गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। जब कंट्रोल में नहीं रहा तो हमें नाकामी हो गई। जब नाकामी हो गई तो हमने अपनी कौम को ये बताया कि हम जीत गए, और बाकी दुनिया को से कहा कि जाके इसमें हमारे दरमियान अमन कराओ, और रूस ने हमारी मदद की उस मौके के ऊपर अमन कराने के लिए, इस उम्मीद पर कि अब ये मसला खत्म हो जाएगा। इसी तरह से शिमला मुआहिदा हुआ। शिमला मुआहिदा बड़ा सादी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर भी सादा अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान ने ये वादा कर लिया है कि जनाब हम जो है वो मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी जगह पे फोरम पे ले जाने की बजाय आपस में बायलैटरली सॉल्व करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए किसी और मुल्क के बारे में जज्बात। अच्छा हक्कानी साहब, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं ब्रेक लेने के बाद। मौक़िफ़ के हक में उतना ही जज्बाती हो सकता हूँ जितने आप, बल्कि आपसे ज्यादा हो सकता हूँ, और ज्यादा अच्छी अंग्रेजी में और शायद ज्यादा अच्छी उर्दू में हो सकता हूँ। नहीं हक्कानी साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ठीक, ले लें।
हाकानी साहब, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि आपसे अच्छी उर्दू और आपसे अच्छी अंग्रेजी मैं नहीं बोल सकता, मैंने तो इस पर दावा ही नहीं किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें, हिंदुस्तान के पाकिस्तान में ये बात तो सच है ना कि जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बेशक पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां थी, अपनी गलतियां थी, लेकिन इंडियन फौज ने वहां पर एक पूरा एक रॉ का ऑपरेशन था जिससे वो अलग हुए। फिर वही बातें कहना का मकसद ये है कि हम अपने आपकी गुफ्तगू नहीं हो रही, आप हो ये रहा है कि आप तकरीर फरमा रहे हैं जो पाकिस्तान का बयानिया है और किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि या मैं उससे इत्तेफाक करूं या मैं उसके खिलाफ होकर दूसरी राय कह दूं। मैं एक और बात करना चाह रहा हूं, बड़ा खूबसूरत शेर है ख्वाजा हैदर अली आतिश का कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, और कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। कोई भी तो वजह है ना कि बाकी दुनिया हमारे बयानिए को कबूल नहीं करती, कोई तो वजह है, तो उस पर थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। बिल्कुल, नहीं आई एग्री, बिल्कुल मोहब्बत करता हूं जितनी आप करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई कोई दो आरा नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपने तो सर्व किया है पाकिस्तान को, जिस कठिन मौके पर बंबई के हमले के बाद, ओबीएल के एबटाबाद के इंसिडेंट के बाद जिस तरह आपने अमेरिकन मीडिया पे पाकिस्तान को का दिफा किया है, मैं समझता हूँ आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अली हसन समंतौर, आपकी तरफ आता हूँ। लेकिन इस बात पे गौर करें कि जो मुखलिस होता है, देखिए हर घर में दो किस्म के लोग होते हैं। वालदा कभी कभी कहती हैं, बच्चा फेल होके आता है, कहती है बेटा कोई बात नहीं है, मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह अगली बार पास हो जाओगे। और बाप कहता है बेटा तूने पढ़ाई क्यों नहीं की थी और क्यों फेल हो गया। दोनों की जरूरत होती है, घर को, खानदान को, दोनों की जरूरत होती है। और अगर वालिदैन ना हो तो एक बड़े भाई की जरूरत होती है जो कहे बेटे तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। तो मैं अगर अपनी कौम को ये कहता हूं कि भाई अपनी तारीख को एक बार जरा इस नुक्ते नजर से ना देखो कि हमने क्या सही किया, बल्कि ये भी देखो कि हमने क्या गलत किया। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान में फायदा उठाया पाकिस्तान की कमजोरियों से। लेकिन भाई वो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे, यूरोप से नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपका साहब मैं जरा अली हसन की तरफ आ जाऊं, इसमें तो कोई शक नहीं है। गौर करने को क्यों तैयार नहीं है, हम अपने बयानिए में उलझकर क्यों रहना चाहते हैं, और हम ये क्यों नहीं सुनना चाहते कि शायद इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है जिसमें हम अपने आप को बाबर कराते हैं। देखिए इस वक्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने जब अपने यहाँ बाहर से आकर काम करने वालों के कोटे कम करने शुरू किए तो सबसे बड़ा कोटा उन्होंने पाकिस्तान का कम किया है, जिसके नतीजे में आइंदा चल के हमारी रेमिटेंस कम। आजकल हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, पिछले 2 सालों में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय कम हुई है। हम दुनिया के मकरूज तरीन मुमालिक में से एक हैं। अभी हम खुश हो रहे हैं कि चीन आएगा और हमारी जान बचाएगा। भाई चीन तो आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन काम तो फिर भी हमें करना होगा। और हम इसी बात में उलझे रहते हैं कि किसी तरीके के साथ सिर्फ भारत के मुकाबले में अपने आप को किसी तरह अच्छा साबित कर दें और उससे हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। और अगर हुसैन हक्कानी ये कहता है कि नहीं होगा मसला हल, थोड़े अरसे के लिए भारत से सुकून पैदा कर लो ताकि तुम्हारे यहाँ इक्तिसादी बेहतरी और तालीमी बेहतरी पैदा हो सके और वो कुव्वत आ सके जिसके नतीजे में तुम भारत का आइंदा चल के मुकाबला कर सको। ठीक है, तो हुसैन हक्कानी सरदार करार पाते। ठीक है, नहीं बिल्कुल हक्कानी साहब, मैं इसी हवाले से एक और सवाल करूँ जो कि मुझे किसी ने भेजा है, और उसमें उन्होंने कहा कि जी बड़े आपके मद्दा हुआ करते थे जब आप एम्बेसडर थे। उन्होंने कहा कि जी हक्कानी साहब की जो अब इंडिया में जाके वो जो तकारीर करते हैं उससे तो वैसा लगता है ये पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर नहीं थे, हिंदुस्तान के साबिक सफ़ीर थे, क्योंकि ये तो उन्हीं की लाइन लेते। और जो एक और जो चीज़ है, अभी आप कुछ दिन पहले एक अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आप गए, वहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो कि हिंदुस्तानी मीडिया में और दीगर जगहों पर पाकिस्तान से अपनी जो नफ़रत है वो खुल्लम खुल्ला उगलते हैं, खुल्लम खुल्ला उसको बयान करते हैं, और पूरी पाकिस्तान की जो फंडामेंटल बुनियाद है हमारी, जो पार्टीशन से लेके दून कौमी नज़रिया, हर चीज़ को वो निगेट करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली जो कौमें हैं, खासकर पंजाबी या उर्दू स्पीकिंग, उनको खुल्लम खुल्ला बुरा भला कहते हैं। आप उनके प्लेटफॉर्म पर चलेगा तो जो पाकिस्तानी ऑडियंस आपको देखते हैं, जो आपके मद्दा भी रहे हैं, उनको बड़ा नेगेटिव मैसेज मिलता है। एक तो सवाल मुख्तसर किया करो यार, लंबी तकरीर करो तो मेरा प्रोग्राम तो रहेगा नहीं, सारा तुम्हारा हो जाएगा। भाई बात मैं समझ गया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, सवाल मैं समझ गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने उसकी वीडियो देखी है वहां जो मैंने तकरीर की थी? जी आपने उसमें बिल्कुल, तो वो देखे ना। ये जो बात हो गई कि आप उनके साथ मिलने क्यों गए, भाई वो हमारे ही लोग हैं, बलोच हैं, पाकिस्तानी बलोच उनके, और वहां बहुत सारे अमेरिकन भी आए हुए, मगर वहां बात मैंने यही की कि भाई बलोचों को
को गैर मुल्की ताकतों से मदद लेकर अपना केस आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उन पाकिस्तानियों से बात करनी चाहिए जो उनके हमदर्द हैं, जैसा कि हम। तो मकसूद ये था कि उनको इस बात पे आमादा किया जाए कि वो गैर मुल्की ताकतों के पास जाने के बजाय खुद बात करें। रह गया ये सवाल कि जी भारत क्यों, मैं तो पहले कभी इंडिया गया ही नहीं। जब सफीर सवाल फारिग हो गया तो मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुला दिया, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया तकरीर करने। अब तो मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हूँ, मैं फिजी में भी जाके तकरीर करूंगा, जापान में भी करूंगा, जहां मुझे बुलाया जाएगा, एज ए स्कॉलर बुलाया जाएगा। आप बात सुनने को क्यों तैयार नहीं है? इस कौम को क्या हो गया है कि इसके दिमाग में ये घोल दिया गया है, भाई अगर मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी के लिए चला जाऊं तो वो भारत चले गए जी। मतलब ये कि हमने क्या बनाया है? हमने को किला बनाया है जिसके अंदर कोई ना अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, ना उसके अरबों से अच्छे ताल्लुकात हों, ना उसके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हों। सारी दुनिया को बुरा भला कहने वालों के लिए मुल्क बनाया है हमने। या वो जो दाग का शेर है कि सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। जो बात मैं कहूं उसका मैं जवाब दे दूं। आप मुझे कह दें कि अब कोई कहे जी समंतौर साहब के या इनके फराज के प्रोग्राम पे आप क्यों आ गए, इसमें तो फला फला भी आया था। ये तो बेवकूफाना बात है ना। अगर मैं फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान के प्रोग्राम में गया तो मैंने वहां कहा क्या, उसकी टेप सुने, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। जी सुन ली मैंने, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं अब जरा जी बात यहाँ से शुरू की कि बलूचों को उनके हकूक दिए जाने चाहिए। पाकिस्तान की गलती है कि उनको हकूक नहीं दे रहा, और बलूचों की गलती है कि वो इस ट्रैप में पड़ रहे हैं कि गैर मुल्की ताकतों के साथ और उनके सहारे से अपनी जिद्दोजहद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बलूचों से कोई बात करने वाला ही नहीं रहेगा तो आप मुझे ये बताइए कि कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी उनसे बात करने की, तो ये जो देखिए पाकिस्तान की 54% आबादी एक सूबे से ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान की 72% फौज उस सूबे से आती है। तो एक सूबाइयत तो पाकिस्तान के वजूद में दाखिल कर दी गई है ना बदकिस्मती से। अगर उसको निकालना है तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो दुनिया से बात कर सकें और उन लोगों से भी बात कर सकें जो आपके नाराज भाई हैं। आप ये चाहते हैं कि पूरा आप एक ऐसे कुंबे की तरह हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कुंबे में कोई ठंडे मिजाज का आदमी रहे ही ना, हर आदमी सिर्फ चीखने चिल्लाने वाला हो। अगर सिर्फ पाकिस्तान पूरा का पूरा जैद जमान हामिदी बनना है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से दुनिया से बात करने वाला कौन होगा? आपने मेरी सिफारतकारी के बारे में मस्बत बातें कही, आपको पता है कि वो मैं क्यों कर सका? वो मैं इसलिए कर सका कि जब मैं अमेरिका आया 2002 में तो उसके बाद से मैंने ये कहना शुरू किया कि कुछ गलतियां पाकिस्तान की हैं, तालिबान को हिमायत करने में हमसे गलती हुई, ये हुआ। अलकायदा के मामले में हमने नर्म रवैया इख्तियार किया, जब यूएन ने करारदाद पास की हमने उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब पाकिस्तान बेहतरी की कोशिश कर रहा है तो लोगों ने कहा यार ये आदमी सच्चा आदमी होगा, क्योंकि पहले भी अपने लोगों पर भी तनकीद करता है। इसीलिए जब मैंने ये वादा किया कि बिन लादेन अगर पाकिस्तान में मिला है तो इसको आप पाकिस्तान की गलती ना समझें, बिन लादेन की वहां मौजूदगी के असबाब की हम खुद तहकीकात करेंगे। लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया, लेकिन बाद में हुआ क्या? हुआ ये कि जो बिन लादेन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले थे उन्होंने सोचा कि भाई अगर कभी तहकीकात हो गई तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी हमारे लिए। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। जब मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी या घटी? मेरा सिर्फ इतना कहना है अपने हमवतनों से कि भाइयों, घर के अंदर किसी ठंडे मिजाज के आदमी को भी रहने दो। अगर सबको तुमने जंगजू बना दिया तो दुनिया से और खुद अपने घर के नाराज लोगों से बात करने वाले तुम्हें कब और कहां मिलेंगे खुदारा? ठीक है। नहीं अफगानी साहब, आपने बिल्कुल इसमें तो बड़ी सही बात की आपने। और मैं आपकी ने जो अभी हालिया में जो किताब लिखी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स, सो अली हसन समंतौर, आपने तो काफ़ी तो खालिद साहब की बात सुनी, और ये जो किताब है इसके हवाले से मैं बिल्कुल आखिरी का जो टाइम है वो उसमें लेना चाहूँगा। आप पहले। मैं सिर्फ जो है ये बात कहना चाह रहा था कि इनकी बात जो है बेहतरीन है कि भाई कोई शख्स ऐसा भी तो हो जो ठंडे मिजाज से जो है खराबियाँ अपने आप की बयान करे। मेरा ये ख्याल है। और बहुत से दुनिया जब आपको खराब कह रही है तो आपका भी कोई एक ऐसा आदमी हो जो उन लोगों से बात कर सके। आप ये ना करें कि हर आदमी तोप लेके खड़ा हो जाए और दुनिया को गालियां देनी शुरू कर दे। ये तो सर्बियंस ने किया था, उन्होंने कहा कि सारी दुनिया गलत है, हम तो कुछ गलती करते ही नहीं। नतीजा क्या हुआ यूगोस्लाविया का? तो पाकिस्तान को इस अंजाम तक ना पहुंचने दें।
کچھ پاکستانیوں کو ایسا رہنے دیں کہ کوئی آسما جہانگیر ہو جس کو دنیا کہے کہ ہاں بھئی یہ انسانی حقوق کی ایماندارانہ محافظ ہے، اپنی حکومت پہ بھی تنقید کرتی ہے، بھارت پہ بھی کرتی ہے، دوسرے ملکوں پہ بھی کرتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر. ہاں بھئی یہ حسین روحانی ہے، یہ کہتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو جنگجو ملک نہیں بننا چاہیے، واریر نیشن نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو ٹریڈر نیشن ہونا چاہیے. تو اس کی بات سنو تو اس کا فائدہ ہی پاکستان کو ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اپنے لوگوں کو غصہ آئے گا، لیکن آپ لوگوں کو میرا مشورہ یہ جو آپ کے دیکھنے والے پاکستانیوں کہ ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں. پوری قوم کی نمائندگی صرف غصہ کرنے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ بات بالکل صحیح ہے، غصہ کرنے والوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کا ایک نیشنلزم کا بخار چڑھا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حسین حقانی جو ہے جو خرابیاں بیان کر رہے ہیں اپنی، وہ جو ہے ایک جنوبی ایشیا کے ایکسپرٹ، اپنی سے مراد پاکستان کی ہاں جنوبی خرابیاں ہیں. ایشیا کے ایکسپرٹ تو وہ بن کے آ رہے ہیں وہ، لیکن وہ دوسری طرف کی خرابیاں کوئی بیان نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے والا جو نیشنلزم ہے اس میں جا کے وہ فٹ ہو جاتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے وہ، اور ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے. پاکستان پڑھ لی جی پڑھ لی دونوں نے، حضرات نے، ہم نے دونوں نے پڑھ لی. اس کے اندر اس کے آخری چاروں پانچوں جو صفحے ہیں وہ ذرا اپنے ناظرین کو پڑھ کے سنا دیں. آپ نے اس میں یقیناً جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ کشمیر میں جو الیکشن خراب ہوئے اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، آپ نے یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس طرح ہو گئیں. میں نے بتایا ہے کہ خود بھارت کے اندر جو فرقہ واریت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور یہ شیو سینا وغیرہ نے ایک تعصب پیدا کر دیا ہے بھارت میں، جو انہوں نے فضا پیدا کر دی ہے کہ بھارت کا ہر آدمی بھی اسی طرح سے سوچنے لگا ہے کہ بھارتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان سے نفرت کی جائے. اور پھر میں نے کتاب کا انجام اس بات پہ کیا ہے کہ یہ اگر دونوں اسی طرح سوچیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا، دوست کیسے بنیں گے، معاملات کو کیسے سلجھائیں گے. تو اس سے زیادہ اور کیا آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں مسئلہ یہ کہ بات اتنی ہے، بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جناب حقانی صاحب بھی وہی کہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور مجھے تو سکھایا گیا ہے، میں اپنا رول دوسرا دیکھتا ہوں. میں اپنا رول یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑا زندگی کا تجربہ دیا ہے. کراچی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایکٹیوسٹ ہونے سے لے کر اور امریکہ میں پاکستان کا سفیر ہونے تک کوئی 30-35-40 سال کا تجربہ ہے مختلف چیزوں کا، جن مجھ سے زیادہ پاکستانی کوئی ہو نہیں سکتا جس کو مسجد کا بھی تجربہ ہے، مدرسے کا بھی تجربہ ہے، سفارت کا بھی تجربہ ہے، اور سیکولر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی تجربہ ہے. تو میں تو پاکستان کے سارے رنگوں کا ایک طرح سے نمائندہ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے رنگوں کو ایک ساتھ رکھنے میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. کیونکہ یہ جو پاکستان کو پیور بنانے کی کوشش ہے اپنے اپنے رنگ کے مطابق، کہ پوری قوم ایک ہی رنگ میں رنگ جائے، یہ ہو نہیں سکے گا. اسی کی وجہ سے ہمارے درمیان خانہ جنگیاں اور لڑائیاں اور کشمکش چلتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بھارت کی خان تو میں نے لکھ دی، کتاب میں لکھ دی بھارت کی کمزوریاں، لیکن یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ ان سب کمزوریوں کے باوجود بھارت کی جو معاشی ترقی کی رفتار ہے وہ ہم سے 2.5-3 گنا زیادہ ہے. بھارت 1947 میں بھارت میں 18% خواندگی تھی، پاکستان میں 16% تھی، 2% کا فرق تھا. آج وہ فرق 22% کا ہو گیا ہے. تو کوئی تو بات وہاں ٹھیک بھی ہوئی ہے نا، تو اس کی نشاندہی کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، اس میں ایک اور بھی بالکل میں وینڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے آخری سوال کرنا ہے کتاب کے حوالے سے. بالکل آپ ضرور کیجیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو خاص ہدف ہے حسین حقانی کا، وہ جو ہے پاکستانی فوج جو ہے اس کے ہوتا ہے، اور جو جتنے ادوار میں وہ ملک کے اوپر چھائے رہے، یہ کبھی جو ہے جو سیاسی حکومتیں تھیں انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا. تو مستقل فوج کو یہ شکایت ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو وہ جو ہے سیاسی بھرتیوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے داخل کرتے ہیں، اس سے پورے ادارے بیٹھ جاتے ہیں. تو ادھر تو یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان، اور اگر آپ میری پہلی کتاب پڑھیں تو اس میں پاکستان کی سیاسی حکومتوں کی کمزوریوں اور خامیوں کی بڑی تفصیل سے نشاندہی کی گئی ہے. لیکن آپ کا اشارہ میگنیفیسنٹ ڈیلوژن کی طرف ہے؟ نہیں، میرا اشارہ ہے پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری. ٹھیک ہے جی. اس میں چھوٹی سی بات، ایک آدمی ہے اس کو کئی بیماریاں، ذیابیطس بھی ہے، اس کو عارضہ قلب بھی لاحق ہے، اس کی ٹانگ میں بھی ایک وہ ہے پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا، آرتھرائٹس بھی ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر جو ہے جب اس کی تشخیص کرتا ہے تو عموماً وہ ایک کہتا ہے کہ بھائی یہ
سیکنڈری بیماری ہے اور یہ پرائمری بیماری ہے. ٹھیک ہے. مثلاً ڈائبٹیز جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرائمری بیماری ہے. بعض اوقات ڈائبٹیز کی وجہ سے دل کی بیماری بھی ہوتی ہے. ڈائبٹیز کی وجہ سے مختلف جو جوڑ وغیرہ ہیں ان کا درد بڑھنے لگتا ہے, جس میں تکلیف بڑھنے لگتی ہے. بعض اوقات مختلف جگہوں پہ وہ ہو جاتے ہیں, کلاٹس ہو جاتے ہیں, زخم ہیل نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے تو پہلے ڈائبٹیز کا علاج کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ آدمی کو عارضہ قلب لاحق نہیں. پاکستان کی سیاسی قیادت سے بہت شکایتیں سب کو ہیں, آپ کو بھی ہیں, مجھ کو بھی ہیں, خود پاکستانی قوم کے ہر فرد کو ہیں, کیونکہ اس نے کبھی بھی بڑھ کر اپنا معیار بلند کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن میری تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ 1947 سے 1958 تک تو جو پاکستان کی سیاسی قیادت تھی وہ تو بہت بہتر تھی. لیاقت علی خان, حسین شہید سہروردی, خواجہ ناظم الدین, یہ لوگ تو بہت بہتر لوگ تھے. فیروز خان, یہ ان لوگوں سے بہت بہتر تھے جو بعد میں فوجی مداخلت کے بعد آئے. تو میری تحقیق مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جو پاکستان کی ڈائبٹیز ہے, کور بیماری, وہ پاکستانی فوج کی سیاسی مداخلت ہے. کیونکہ ان کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوئے ایوب خان کے زمانے میں, بعد میں وہ اپنے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر بنے اور بڑے مقبول لیڈر بنے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق کے دانے آئے. مگر اگر یہ ایک نیچرل پروسیس چلتا رہا 57 میں 58 میں, تو پکڑی کون لیڈر ابھرتے؟ فوج اگر ہر بار یہ نہ کرتی کہ جو پچھلی قیادت ہے اس کو جیل میں ڈالو اور ایک نئی لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کرو, تو نئے لیڈر تو جو انہوں نے پیدا کیے وہ یہی ہے نا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, چودھری نثار ٹائپ. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جوڑوں کے درد سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ڈائبٹیز جو ہے وہ فوج کی سیاسی مداخلت ہے. فوجی افسر کی جو تربیت ہوتی ہے وہ جنگ لڑنے کی تربیت ہوتی ہے, ملک چلانے کی تربیت نہیں ہوتی. ٹھیک. حقانی صاحب, میں کتاب کی طرف آ جاتا ہوں. اس کتاب میں آپ نے بہت سارے انکشافات کیے اور بڑا سیکھنے کو مجھے بہت ملا. لیکن ایک انکشاف ہے احمد شجاع پاشا کے حوالے سے کہ بمبئی کے بعد احمد شجاع پاشا صاحب جب امریکہ وزٹ پر آئے تو ان کی ملاقات اس وقت CIA کے جو ڈائریکٹر تھے مائیکل ہیڈن سے ہوئی. آپ بھی اس ملاقات میں شامل تھے جب ان کی ملاقات ہوئی؟ جی نہیں, کیونکہ پاشا صاحب نے ہیڈن صاحب سے 1-to-1 ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی. اچھا. تو اس میٹنگ کے فوراً بعد پاشا صاحب میرے گھر تشریف لائے مجھے بریف کرنے کے لیے اس میٹنگ کے بارے میں. اچھا. اور اگلے دن صبح ہیڈن صاحب نے مجھے فون پر بریف کیا کہ یہ گفتگو آپ کے CIA کے آپ کے DJI کیا بریف کیا کیا انہوں نے, کیا کہا انہوں نے آپ کو ہیڈن صاحب نے؟ نہیں, ہیڈن صاحب نے تو پھر اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا نا کہ کیا گفتگو ہوئی تھی ان کی. ٹھیک. جس میں انہوں نے اپنی میٹنگ کا وہی کہا جو میں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بنیادی طور پہ پاشا صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ممبئی کے واقعے میں ملوث لوگ پاکستان سے تھے, اور یہ کہ ان کا تعلق لشکر طیب, اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ بعض پاکستانی جو اہلکار ہیں ان کے روابط اور تعلقات تھے. ان کا جملہ مجھ سے اردو میں یہ تھا کہ لوگ ہمارے تھے لیکن آپریشن ہمارا نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہم نے یہ نہیں ان سے کہا تھا کہ جا کے ممبئی میں یہ کرو, لیکن وہ لوگ تھے جن کی ہم نے تربیت کی تھی جو ہمارے. اچھا, احمد شجاع پاشا نے تو اس کا ابھی تک کوئی اس کو رد نہیں کیا, نہ کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا, لیکن جب انہوں نے آپ سے یہ بات کہی تو کیا کوئی اور بھی موجود تھا یا بس آپ اور احمد شجاع پاشا صاحب بھی موجود تھے؟ رد کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے بس میں جو کچھ تھا, جتنی کچھ چھوٹی موٹی, دیکھیں ہر آدمی کی ایک تربیت ہوتی ہے. میں ہوں کیونکہ کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں تو گالیاں بھی پڑتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سامنے آ جاتا ہوں. جس آدمی کا صرف اور صرف شیڈوز میں کام کرنے کی عادت ہو, چھپ چھپ کے, اس کے لیے کھل کے رد کرنا ممکن نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ پاشا صاحب نے مجھ سے براہ راست بات کی. میں اس گفتگو میں پاکستان کے جو اس وقت کے ڈیفنس اٹیچی تھے وہ بھی موجود تھے. 3-4 گواہوں کی موجودگی میں وہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد ہیڈن صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اور ہیڈن صاحب نے بھی اس کو ریکارڈ پہ لکھ دیا, میں نے بھی ریکارڈ پہ پڑھ دیا. اس کے بعد کوئی پاشا صاحب کو اگر کبھی کتاب لکھنے کی توفیق ہوئی تو وہ بھی لکھ دیں گے. اس کے بعد کوئی فالو اپ ہوا, مطلب آپ جب تک آپ تھے کہ بھائی یہ جو حضرات جو تھے ان کو حوالے کیا جائے ہندوستان کے, کوئی اس پہ پیش رفت ابھی تک تو نظر نہیں ہے, لیکن آپ کے زمانے جب تک آپ تھے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس حوالے سے؟ ان کی گرفتاری تو ہمارے زمانے میں ہوئی نا, اگر آپ کو یاد ہو تو. جیسے ہی پاشا صاحب کی ملاقات ہو گئی, ہیڈن صاحب نے نام دے دیے, یہ آدمی ہیں, ہمارے پاس ان کی ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں موجود. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا نظام بہت اس معاملے میں وسیع ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ فون کالز کو سن سکتے ہیں. تو انہوں نے فون کال سن کے ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی اور کہا
پھر ایڈمرل ملن نے بات کی جنرل کیانی سے کہ ان کو پکڑا جائے، راتوں رات ان کو اٹھا لیا گیا، یہ ضیاء الرحمان لکھوی کو اور کچھ اور لوگوں کو یہ گرفتار ہو گئے، اور وعدہ کیا گیا کہ ان کے خلاف قانونی طور پہ پیروی ہوگی۔ پھر 6-7 مہینے تک ڈرامہ چلتا رہا، ہمارے لوگ وہاں گئے، وہاں کے لوگ آئے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو الجھا دیا۔ وہ عربی میں اگر آپ کبھی دبئی میں رہے ہوں تو وہاں بعض اوقات بعض معاملات کے بارے میں مذاق میں کہا جاتا ہے کہ کھلی ولی ہو گیا، مطلب یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خلی ولی ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو بس اس کے بعد ہم نے اس کو خلی ولی کر دیا، جیسا ہم ہر کام کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خلی ولی ہو گیا۔ بالکل میں بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ علی سمندر صاحب بالکل وائنڈ اپ ہے، کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حقانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم تو آپ کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، آپ سے شاید کچھ بات آپ کو بری لگی ہو، لیکن ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہم کو کوئی بات بری نہیں لگتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے حقانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو سکے گا آپ کے پاس وقت ہوا تو بالکل آپ کو پھر سے مدعو کریں گے۔ آڈینس آپ نے حسین حقانی صاحب کی گفتگو سنی، آپ کی جو بہت بڑی فرمائش تھی، جو لسٹ آپ نے بھیجی تھی ہمیں، ان میں حسین حقانی صاحب کا جو انوائٹ کرنے کی جو آپ کی خواہش تھی وہ بالکل سر فہرست تھی، اور ہم نے یہ خواہش آج پوری کر دی۔ اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔